तो आज के लेक्चर में हमने कुछ एडवांस ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक्स के बारे में डिस्कशन करनी है। सो प्रीवियस लेक्चर में हमने बेसिक ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक्स और डिज़ाइन इश्यूज डिस्कस किए थे। तो डिज़ाइन इश्यूज मोस्टली हमारे नंबर ऑफ लेयर्स के बारे में थी। नंबर ऑफ न्यूरॉन्स एक लेयर में कितने रखें, हिडन लेयर हो तो कैसे डिज़ाइन करेंगे, लेयर्स की डायमेंशनैलिटी, और इनपुट या आउटपुट लेयर हो तो नंबर ऑफ न्यूरॉन्स कैसे डिसाइड करेंगे। इसी तरह हमने फर्दर ड्रॉप आउट का जो टॉपिक था वो हमने डिस्कस कर लिया था। ठीक, और इसी तरह एक्टिवेशन फंक्शंस के डिज़ाइन इश्यूज को हमने डिस्कस किया था। तो आज के लेक्चर में हमने कुछ हाइपर पैरामीटर्स की डिस्कशन ऑप्टिमाइजेशन पर्पस के लिए डिस्कस करनी है। तो जब भी हम एक डीप न्यूरल नेटवर्क डिज़ाइन करते हैं, और हमने प्रायर गोइंग टू प्रायर स्टार्टिंग अप टू इनटू द ट्रेनिंग फेज, हमें पहले कुछ हाइपर पैरामीटर्स की वैल्यू सेट करनी होती है। आफ्टर फर्स्ट एक्सपेरिमेंट फिर हम फर्दर उनको हाइपर पैरामीटर्स को ट्यून कर सकते हैं और उनको डिफरेंट वैल्यूज के लिए हम ट्राई कर सकते हैं कि विच वर्जन ऑफ द मॉडल गिव द बेस्ट परफॉर्मेंस फॉर आवर प्रॉब्लम। तो जब भी हमने ट्यूनिंग की बात करनी है तो सबसे पहले हमें लर्निंग रेट को देखना होता है। लर्निंग रेट इज द मोस्ट प्रोमिनेंट हाइपर पैरामीटर, सबसे बेसिक और सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट देने वाला। सो लर्निंग रेट यूजुअली हम डिसाइड करते हैं कि हमने 0 to 1 की रेंज के अंदर रखना है, एंड वी स्टार्ट विद द बेसिक वैल्यू 0.01, 0.001। सो हम स्मॉल वैल्यू से हमेशा स्टार्ट करते हैं। ठीक, अब उस ट्रेनिंग प्रोसेस को अगर हम मोमेंटम ऐड करना चाहें तो हमारे पास एक फर्दर पैरामीटर है मोमेंटम का। अल्फा से हम, या वेलोसिटी भी हमसे कह सकते हैं। तो ये अल्फा से मेंशन करते हैं हम अपने कोडिंग लाइब्रेरी में, और उसमें अल्फा का पैरामीटर आप पैरामीटर लिस्ट में आप मेंशन कर सकते हैं। उसकी वैल्यू भी 0 to 1 के दरमियान रेंज में लाइक करती है, और कॉमन वैल्यूज हम यही रेंज रखते हैं 0.5 से लेकर 0.9 तक। तो ये जो मोमेंटम हमारे लर्निंग रेट के साथ इम्पैक्ट क्या देता है कि नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, और हमारी हिस्ट्री मेंटेन करता है। सो प्रीवियस आइट्रेशन, उसके बाद नेक्स्ट आइट्रेशन, सो कितनी आइट्रेशन तक हम उसका एक फर्दर नॉलेज जो है प्रीवियस स्टेप्स का मेंटेन रख सकते हैं, और बेस्ड ऑन दोज नॉलेज और हिस्ट्री वैल्यूज हम अपने ट्रेनिंग की डायरेक्शंस है वो सेट कर सकते हैं, स्लो कर सकते हैं या फास्ट कर सकते हैं। तो आफ्टर मोमेंटम, another parameter is the capacity of the neural network. So capacity of the neural network is directly linked with the structure, and structure में किससे link करेगी? Number of layers से, और number of neurons और nodes in the layer। यानी कि हम depth of the model देख रहे हैं कि number of layers कितनी है, इसी तरह width of the layer देख रहे हैं कि एक layer में number of nodes कितने हैं। तो हमारे मॉडल की डेप्थ यानी कि नंबर ऑफ लेयर्स, या हमारी लेयर की विड्थ यानी कि नंबर ऑफ नोड्स और न्यूरॉन्स, ये हमारी कैपेसिटी को डिसाइड करते हैं। ज़्यादा नंबर ऑफ लेयर्स होंगी और या ज़्यादा नंबर ऑफ नोड्स होंगे तो हमारे न्यूरल नेटवर्क की कैपेसिटी भी ज़्यादा होगी, लेकिन सेटिंग टू हाई कैपेसिटी कैन मेक ओवर मॉडल ओवर फिट। ठीक है, वो ओवर जनरलाइज कर लेगा, मेमोराइज करने लग जाएगा और फेल हो जाएगा टू जनरलाइज। अंडर फिट होगा तो इट विल बी ओवर जनरलाइजिंग, और ये तब होगा जब हमारी कैपेसिटी की वैल्यू बहुत छोटी है, यानी कि आवर मॉडल हैज नॉट ऑफर्ड अस एनफ लेयर्स और एनफ नंबर ऑफ नोड्स। तो कैपेसिटी भी एक बैलेंस वैल्यू होनी चाहिए। सो इसको हमने इसको भी हम ड्यूरिंग एक्सपेरिमेंटेशन हाइपर पैरामीटर ट्यूनिंग के अंडर डिफाइन कर सकते हैं बार बार। प्रीवियस लेक्चर में हमने नंबर ऑफ लेयर्स और नंबर ऑफ नोड्स इन अ लेयर उसके बारे में डिस्कशन की थी। सो उसमें हमने कुछ रूल ऑफ थंब डिसाइड किए थे, और कुछ रिसर्च पेपर्स और रिसर्च कम्युनिटी ने जो बेस्ट प्रैक्टिसेस दी हैं उनके कुछ फार्मूलाज थे जो हमने डिस्कस किए थे। सो यूजिंग दोज फार्मूलाज वी कैन सेट द कैपेसिटी, वी कैन define the different capacity, and we can experiment with different capacities of a network. So capacity बहुत ज़्यादा भी ना हो, it can make your model complex and overfit as well, और बहुत कम भी ना हो कि आपका मॉडल अंडरफिट रह जाए और जनरलाइज रिजल्ट देने लगे। ओके, सो आफ्टर लर्निंग रेट एंड देन द कैपेसिटी, द थर्ड पैरामीटर जो हम देखते हैं ड्यूरिंग पैरामीटर ट्यूनिंग, दैट इज द नंबर ऑफ इपॉक्स।
तो नंबर ऑफ एपोक क्या होती है? एपोक बिल्कुल बेसिक से टर्म है, ऑलरेडी हम प्रीवियस अपने सेशन से जानते हैं कि आपका जो पूरा ट्रेनिंग डेटा सेट होता है उसका एक कंप्लीट साइकिल, दैट कंप्लीट साइकिल मेक्स वन एपोक। सो अगर आप नंबर ऑफ एपोक्स बढ़ाते जाएंगे तो आपके पास वैलिडेशन एक्यूरेसी जो है बेहतर होती जाएगी। अब ये कि हमने कितने नंबर ऑफ एपॉक्स चलाने हैं, यानी कि हमने अपने ट्रेनिंग सैंपल के ट्रेनिंग डेटा के कितने नंबर ऑफ साइकिल्स इंक्रीज करने हैं, कितनी दफा अपने मॉडल को ट्रेनिंग डेटा लर्न करने के लिए टास्क देना है। सो जितनी ज्यादा आप एपॉक्स बढ़ाएंगे जाहिर है आपका ट्रेनिंग टाइम भी उतना ही लगता जाएगा। और इसलिए हमें डिफाइन करना होता है कि हमने ओवर ट्रेन तो नहीं कर दिया, क्योंकि अगर वो ज़्यादा नंबर ऑफ एपॉक्स भी ज़्यादा हाई वैल्यू रख देंगे तो इट कैन आल्सो मेक योर मॉडल टू ओवरफिट, because otherwise the model will start to memorize the results. तो हम क्या करते हैं कि हम मॉनिटरिंग करते हैं अपनी वैलिडेशन एक्यूरेसी की ओवर द एपॉक्स। जैसे जैसे वैलिडेशन एक्यूरेसी बढ़ रही है वी कंटिन्यू ओवर एपॉक्स, और जैसे ही हम ये ऑब्जर्व करें कि हमारी वैलिडेशन एक्यूरेसी हैज स्टार्टेड टू डिक्रीज, देन वी स्टॉप ओवर एपॉक्स, वी ब्रेक द ट्रेनिंग साइकिल और हम वहीं पर वेट्स फ्रीज कर देते हैं। सो सबसे सिंपलेस्ट तरीका तो ये है कि मॉनिटर करें और देखें जब तक आपकी एक्यूरेसी बढ़ रही है इपॉक्स चलाते रहें। जैसे ही डिक्रीज होने लगती है तो इसका मतलब आपको अपनी इपॉक्स ब्रेक करनी है। फिर हमारा एक पैरामीटर है जिसे हम कहते हैं बैच साइज। बैच साइज भी प्रीवियस सेशन में डिस्कस हुआ था। इसके लिए स्टैंडर्ड जनरल रूल क्या है? 2 raised to power n, यानी कि हम n की पावर से चलते हैं, 2 raised to power n से चलते हैं। अगर n 5 होगा तो आपका डिफॉल्ट बैच साइज क्या होगा? 32, यानी कि आपके एक बैच में 32 सैंपल होंगे। तो मिनी बैच साइज डिफाइन करते हैं, तो उसमें हमारे पास जो ट्रेनिंग सैंपल्स हैं डेटा सेट के, उसके सब सैंपल्स जो है हर बैच के अंदर आते जाते हैं। तो जो जो आप इसका साइज डिफाइन करेंगे, नंबर ऑफ बैचेस ज्यादा बनेंगे अगर अगर आप बैच साइज छोटा रखते हैं, और अगर आप बैच साइज बड़ा रखते हैं तो नंबर ऑफ बैचेस भी कम हो जाएंगे। सो ये आपकी ओवरऑल आपका ट्रेनिंग टाइम भी और जो है कि आपकी आइट्रेशंस कितनी चलनी है, आपकी वॉक कितनी चलनी है, सो ये सारे पैरामीटर्स आपस में इंटरलिंक होते हैं। सो अगर आपका नंबर ऑफ सैंपल्स जो है एक बैच में ज़्यादा हैं तो आपके पास एक साइकिल कंप्लीट करने के लिए ज़्यादा आइट्रेशन, यानी कि एक इपॉक कंप्लीट करने के लिए ज़्यादा नंबर ऑफ आइट्रेशन रन करनी पड़ेंगी मॉडल को। सो ये आप डिफरेंट नंबर ऑफ बैच साइजेस ट्राई कर सकते हैं, लेकिन बैच साइज इतना इम्पैक्ट नहीं करता जितना आपके लर्निंग रेट और कैपेसिटी आपके मॉडल की परफॉर्मेंस को इम्पैक्ट करती है। सो दिस इज अ रिलेटिवली लेस इंपॉर्टेंट पैरामीटर जो ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं देता आपकी परफॉर्मेंस को। द प्रीवियस पैरामीटर्स जो हमने डिस्कस किए वो ज़्यादा इम्पैक्ट देते हैं। फर्दर क्वेश्चन ये आता है, अच्छा है हमारे पास लर्निंग रेट हो गया, बैच साइज हो गया एंड सो ऑन, डिफरेंट और चीज़ें हो गई पैरामीटर्स की, तो इनको हम किस किस तरह से टेस्ट करें? क्या हम मैनुअल टेस्ट करें? मैनुअली इसका मतलब हम डिफरेंट वैल्यूज रख के देखें? तो हम ऑल पॉसिबल वैल्यूज तो टेस्ट नहीं कर सकते, और वो इट विल बी वेरी टाइम कंज्यूमिंग एंड कम्प्लेक्स एज वेल, बड़ी लेबर टाइप की एक्टिविटी हो जाएगी, टीडीएस किस्म की। सो हमें एक ऑटोमेटेड तरीका भी है हमारे पास, एक रैंडम सर्च है, एक ग्रिड सर्च है। ग्रिड सर्च कंपेरेटिवली ज़रा इजी है। सामने आप देख रहे हैं यहाँ पर एक ग्रिड सर्च सीवी विद क्रॉस वैलिडेशन, ये मेथड यूज हुआ है जिसमें हमें नंबर ऑफ पैरामीटर्स क्या दिए हैं? जस्ट इपॉक्स। सो इपॉक्स की हमें 3 वैल्यूज दी हैं कि इन 3 तरह की वैल्यूज के लिए इपॉक्स की हम अपना मॉडल को क्रॉस वैलिडेशन के साथ टेस्ट करके देख रहे हैं। सो ग्रिड सर्च आपको ऑल पॉसिबल कॉम्बिनेशंस देता है आपकी वैल्यूज के लिए, और अगर आप इसको एक से ज्यादा पैरामीटर पैरामीटर भी दे सकते हैं ग्रिड के अंदर। सपोज हमने लर्निंग रेट के 20-25 पॉसिबल वैल्यूज दे दी, क्योंकि लर्निंग रेट में तो बहुत कॉम्बिनेशन बन जाएंगे। अगर आप 0.01 देते हैं, 0.001 देते हैं, 0.0001 देते हैं एंड सो ऑन। सो आप कुछ एक सेट जो है लर्निंग रेट का डिफाइन कर सकते हैं, एक सेट बैच बैच साइज का डिफाइन कर सकते हैं, एक सेट आप नंबर ऑफ इवॉक्स का डिफाइन कर सकते हैं, एक्टिवेशन फंक्शन का डिफाइन कर सकते हैं। सो जितने नंबर ऑफ आप पैरामीटर्स दे रहे हैं अपने ग्रिड सर्च को कि ये सारे हाइपर पैरामीटर हमने एवेलुएट करने हैं, तो उतने ही नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन जो है ग्रिड सर्च के अंदर ग्रिड के बढ़ते जाएंगे। सो इन द एंड जब ग्रिड सर्च कंप्लीट होगी
तो आपको फॉर ऑल पॉसिबल कॉम्बिनेशंस ऑफ दोज टेस्ट हाइपर पैरामीटर्स आपको मॉडल की परफॉर्मेंस रिजल्ट में देगा, और देन यू कैन इजीली डिफाइन किया द बेस्ट पॉसिबल परफॉर्मेंस रिजल्ट्स वाला मॉडल जो है वो आप डिफाइन कर सकते हैं। ठीक, अब ये सारा इतना लंबा ग्रिड सर्च चलाना वो भी टाइम कंज्यूमिंग है, तो एक और तरीका भी है कि आप इनिशियली एक ट्रेनिंग पैटर्न का ट्रेंड मेजर करने के लिए अपना जो ट्रेनिंग सैंपल्स है उसका एक छोटा सा सबसेट निकाल लें एज ए रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द होल डेटा सेट, और आप उसके साथ अपनी न्यूरल नेटवर्क को ट्रेन करें, और उसके साथ आप एक छोटे रिलेटिवली स्मॉल सबसेट स्मॉल ट्रेनिंग सैंपल्स के साथ आप पहले हाइपर पैरामीटर्स डिसाइड कर लें, तो आपको ग्रिड सर्च जल्दी रिजल्ट दे देगा और थोड़ा फास्ट भी चलेगा। ठीक है, इसके अलावा ट्रांसफर लर्निंग का टॉपिक हमने पहले जब पढ़ा था तो वहां से कुछ स्टूडेंट्स का क्वेश्चन था, अच्छा हम रिजल्ट्स भी तो ट्रांसफर कर सकते हैं, हमें हर दफा तो स्क्रैच से ट्रेनिंग करने की जरूरत नहीं है। सो हमेशा ट्रांसफर लर्निंग इज नॉट द सोल्यूशन टू एवरी प्रॉब्लम, क्योंकि बहुत सारी प्रॉब्लम्स बहुत स्पेसिफिक होती हैं, और हम एक जो हमारा पब्लिक ट्रांसफर लर्निंग मॉडल फॉर पब्लिक एक्सेस पढ़ा हुआ है विद ट्रेन रिजल्ट्स, तो वो इतना प्रॉब्लम स्पेसिफिक नहीं होता ऑफन, तो हमें रिजल्ट्स तो एज इट इज ट्रांसफर करने का कोई फायदा नहीं होता। सो हमें कुछ ना कुछ अपने ट्रांसफर लर्निंग मॉडल की लेयर्स चलानी ही पड़ती हैं। सो ये आप कर सकते हैं कि आप उसकी कम लेयर्स फ्रीज करें या ज्यादा लेयर्स फ्रीज करें, तो यू कैन प्ले विद इन दैट 4 क्वाड्रेंट रूल जो हमने डिस्कस किया था लास्ट टाइम। सो विद इन 4 क्वाड्रेंट रूल आप ये डिफाइन कर सकते हैं कि आपको वाइल ट्रांसफरिंग रिजल्ट्स यूजिंग ट्रांसफर लर्निंग टेक्निक आपको कितना कितना रिजल्ट्स ट्रांसफर करने हैं, कितनी लेयर्स फ्रीज करनी है, कितनी लेयर्स रीट्रेन करनी है, या आपको हिडन लेयर्स भी रीट्रेन करनी है, या आपको सिर्फ क्लासिफिकेशन लेयर्स या एफसी लेयर रीट्रेन करनी है। सो उसके डिफरेंट लेवल्स हैं, और हमने 4 क्वाड्रेंट रूल हमें उसके बारे में अच्छा से गाइड करता है बेस्ड ऑन द डेटा सेट साइज एंड बेस्ड ऑन द सिमिलैरिटी इंडेक्स ऑफ द सोर्स डेटा सेट एंड टारगेट डेटा सेट। सो हम उसमें डिफाइन कर सकते हैं हमने कितने रिजल्ट्स ट्रांसफर करने हैं। मतलब रेगुलराइजेशन में से हमने अभी तक ऑगमेंटेशन और ड्रॉप आउट डिस्कस की हुई है, और आप लोग ऑलरेडी फेमिलियर हैं इन दोनों टेक्निक से। इस लेक्चर में वो दोबारा आ रही हैं तो आई जस्ट स्किप दैम। सो रेगुलराइजेशन जो है आपकी लर्निंग एल्गोरिथम में एक जनरलाइजेशन टर्म ऐड करती है, या regularization term ऐड करती है using L1 L2 regularization, and it is used to solve the overfitting problem most of the time. So L2 regularization को हम जब यूज करते हैं तो इसका ये फार्मूला इस देखें सामने मेंशन किया हुआ है। मेन पर्पस क्या होता है कि हमने अपने लॉस फंक्शन के साथ उसके वेट्स को मैनेज करने के लिए, ताकि वो एक मिनिमम पॉसिबल एरर वैल्यू प्रोजेक्ट करें, हम एक रेगुलराइजेशन टर्म ऐड करते हैं। वो रेगुलराइजेशन टर्म यहाँ पर क्या है, लैम्डा। सो लैम्डा एक रेगुलराइजेशन पैरामीटर है, ये भी एक हाइपर पैरामीटर है। पर्पस इसका ऑप्टिमाइज करना होता है रिजल्ट्स को बाय मेकिंग योर वेट्स गिविंग द एरर वैल्यू स्मॉल एंड स्मॉल एंड स्मॉलर नियर टू जीरो, लेकिन हम टोटली जीरो नहीं करते। तो पर्पस क्या होता है कि ये जो रेगुलराइजेशन टर्म हम ऐड करते हैं ये हमारे वेट्स मैट्रिक्स जो है उसकी वैल्यूज को डिक्रीज करता है, ताकि हमारा लॉस कम से कम आए। सो इसी तरह L1 रेगुलराइजेशन भी है इसमें, और L2 रेगुलराइजेशन में मेन डिफरेंस बस यही है कि L2 रेगुलराइजेशन में वी ट्राई टू मेक ओवर वेट्स नियर टू जीरो, बट इसमें हम बिल्कुल ही जीरो को भी रिड्यूस कर सकते हैं। आप देख रहे हैं इसमें स्क्वायर की वैल्यूज नहीं है ऐड हुई, ये फार्मूले में इसके डिफरेंस मेन है। सो हम इसमें वेट्स को पैनलाइज करते हैं यूजिंग अगेन द लैम्डा हाइपर पैरामीटर। लैम्डा हाइपर पैरामीटर पैनलाइज करता है बाय रिड्यूसिंग द वेट्स वैल्यूज। सो लैम्डा की वैल्यू इस तरह सेट की जाती है कि आपका वेट्स जो है वो नियर टू जीरो, या इन केस ऑफ L2, और रिड्यूस टू जीरो इन केस ऑफ L1 रेगुलराइजेशन हो सके। सो ये देख रहे हैं आप इस कोड में आपका रेगुलराइजेशन टर्म यूज हुई हुई है L2, तो L2 रेगुलराइजेशन टर्म में हमने 0.01 दी है। सो ये आपके वेट्स को टोटली जीरो पर प्रोजेक्ट नहीं करेगा। हाँ, अगर आप L1 देते हैं तो L1 को आप जीरो डिफाइन कर सकते हैं। यू आर फेमिलियर विद ड्रॉप आउट, ये एनिमेशन आपको दिखा रही है ड्रॉप आउट। 0.25% ड्रॉप आउट अगर आप लगाते हैं इसका मतलब आपके 25% न्यूरॉन्स विल नॉट बी पार्टिसिपेटिंग इन द ट्रेनिंग फेज। ऑगमेंटेशन में हम बाय अप्लाइंग डिफरेंट टेक्निक्स ओवर द इमेज हम अपने डाटा सेट का साइज इनहेंस कर सकते हैं। ऑगमेंटेशन का टॉपिक ऑलरेडी हम देख चुके हैं।
ठीक है, ये इसके एग्जांपल है। मिरर अप्लाई कर सकते हैं, स्केलिंग अप्लाई कर सकते हैं, क्रॉपिंग अप्लाई कर सकते हैं। इवन वी कैन प्ले विद द कलर स्कीम, कलर इंडेक्स एज वेल। अच्छा, ये लास्ट टेक्निक है अर्ली स्टॉपिंग। अर्ली स्टॉपिंग इज अ काइंड ऑफ कॉस्ट वैलिडेशन स्ट्रेटेजी। सो पर्पस क्या होता है कि हमने अपने वैलिडेशन सेट के लिए अपनी इपॉक्स को स्टॉप करना होता है एट दैट पॉइंट जहां पर हमारी जो ट्रेनिंग लॉस है वो कम होने लग जाए, यानी कि हमारी वैलिडेशन एक्यूरेसी कम होने लग जाए, और या ट्रेनिंग लॉस या वैलिडेशन लॉस जो है वो ज्यादा होने लग जाए। तो पेशेंस का पैरामीटर है, एक हाइपर पैरामीटर है, हम अर्ली स्टॉपिंग के लिए यूज करते हैं। इट्स जस्ट लाइक अ कॉल बैक। तो यहाँ इस कोड में आप देख रहे हैं पेशेंस ऐड किया हुआ है 5। इसका मतलब क्या है कि हमारी जो इपॉक्स हैं, ये 5 इपॉक्स तक की हिस्ट्री मेंटेन होंगी टू वॉच ओवर द लॉस और वैलिडेशन एरर, वैलिडेशन एक्यूरेसी और वैलिडेशन लॉस, ताकि हम उस पॉइंट पे फौरन स्टॉप कर दें जब हमारी एक्यूरेसी ड्रॉप होने लग जाती है या हमारा लॉस इंक्रीज होने लग जाता है, वैलिडेशन एरर इंक्रीज होने लग जाता है। सो फॉर ओवर द 5 इपॉक्स या इटरेशंस ये चेक करेगा। अगर वैलिडेशन एरर बढ़ रहा है तो फिर इट विल कॉल बैक एन अर्ली स्टॉपिंग। सो ये उन उन उस आइट्रेशन या उस आइट्रेशन पर ये फ्रीज करेगा आपके मॉडल को, आपको परफॉर्मेंस रिजल्ट देगा जहां पर आपकी वैलिडेशन एरर अभी स्टेबल था, और जैसे ही वो डिक्रीज होने लगा है तो वो 5 पेशेंट्स तक देखेगा, 5 पेशेंट साइज तक, टू स्टॉप द टू कॉल द अर्ली स्टॉपिंग। फर्दर मैंने 4 से 5 कुछ कोडिंग सैंपल्स फॉर पैरामीटर ट्यूनिंग, हाइपर पैरामीटर ट्यूनिंग अपलोड किए हैं। इन कोड सैंपल्स को चला के देखें, रन करके देखें। इसमें लर्निंग रेट के भी एक्सपेरिमेंट्स हैं, नंबर ऑफ लेयर्स के भी एक्सपेरिमेंट्स हैं, बैच साइज के भी एक्सपेरिमेंट्स हैं। सो 4 से 5 डिफरेंट कोडिंग सैंपल्स हैं। वो IPNB फाइल्स अपलोडेड हैं ऑन द LMS। आपने उनको रन करके देखना है। फर्दर उसमें मजीद भी यू हैव टू प्ले विद डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज। एक कोड सैंपल मैंने ग्रिड सर्च का अपलोड किया है, उसको भी चेक कर लें।